जैसे ही आप कुछ पैसा कमाना स्टार्ट करते हो तो आपके या तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स और या आपका कोई मित्र बंधु आके कहेगा यार कि कुछ पैसा पीपीएफ में डाल के चल। उसका रीज़न है कि ये एक बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और उसके साथ साथ इसके टैक्स बेनिफिट्स बहुत इनक्रेडिबल है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पीपीएफ से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, सभी फैक्ट्स की भी बात करेंगे और उसके क्वालिटेटिव फीचर्स की भी बात करेंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पीपीएफ से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पे ले जाने वाला हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। पीपीएफ, इसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है और ये एक फिक्स्ड रिटर्न वाली सेविंग स्कीम है। किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को हम इवैल्यूएट करते हैं रिस्क वर्सेस रिटर्न के बेसिस पे। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। जो पीपीएफ है उसमें रिस्क तो ऑलमोस्ट जीरो है। वन ऑफ दिस मतलब मार्केट एक्सेप्टेड है ये तो कि वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन है ये। इसका रीज़न ये है कि इसमें जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड होता है। तो अगर आप समझो हिंदुस्तान की सरकार ही कंगाल हो गई तो ही आपका पैसा डूब सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम रिटर्न्स वाले बेसिस पे आए तो रिटर्न्स हमें 7.1% आज की डेट में सितंबर 2022 के डेट में 7.1 का गवर्नमेंट इस पे रिटर्न दे रही है, जो कि एफडी से या सेविंग अकाउंट से बहुत ज़्यादा अच्छा है। इक्विटी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। जो सेफ ऑप्शंस है उसमें बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो इस इन्वेस्टमेंट को इनक्रेडिबल पार देती है वो देते हैं इसके टैक्स बेनिफिट्स। ये ईई यानी ट्रिपल ई वाली इन्वेस्टमेंट में क्वालिफाई करती है। यानी जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसमें 1.5 लाख रुपीस मैक्सिमम हम डाल सकते हैं, तो वो सारा अमाउंट हमें सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन के रूप में मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं 30% टैक्स स्लैब के अंडर आता हूँ, तो 30% ऑफ 1.5 लाख रुपीस यानी 45,000 रुपये तो मेरा ये बैठा बैठा बच जाता है। और उसके ऊपर 4% गवर्नमेंट सरचार्ज भी लेती है, सेस लेती है, एक्चुअली सरचार्ज नहीं सेस लेती है। तो टोटल 46,800 46,800 रुपीज़ मेरा बैठा बैठा बचता है इस इन्वेस्टमेंट की वजह से। उसके बाद जो इंटरेस्ट आता है, जो हर साल इंटरेस्ट आएगा 31 मार्च को, वो टैक्स फ्री रहता है। यहाँ तक कि हमारा जो सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है और जो एफडी का इंटरेस्ट है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है 30%। फॉर एग्जांपल मेरे केस में 30% टैक्स स्लैब रेट है, लेकिन इसका टैक्स ज़ीरो है। और उसके बाद जो थर्ड होता है मैच्योरिटी प्रोसीड्स, यानी जब 15 साल बाद जब आप अकाउंट क्लोज करोगे या एक्सटेंशन करने का जब भी आप अकाउंट क्लोज करोगे तो जितना भी आपका अमाउंट अक्यूमुलेट होके आएगा वो सारा का सारा टैक्स फ्री होगा। इसमें 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है और ये जो लॉक इन पीरियड की कैलकुलेशन होती है इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द ईयर इन विच फर्स्ट डिपॉजिट इज मेड, और उसके बाद फिर 15 ईयर्स की कैलकुलेशन चलती है। तो इसका एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज 23 सितंबर 2022 है जिसमें हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल आज पीपीएफ का एक अकाउंट खुलवाता हूँ, 1000 रुपये डाल के ले लेते हैं कि खुलवाते हैं। तो 31 मार्च 2023 से मेरा 15 ईयर का पीरियड कैलकुलेट होगा। लेकिन इसमें कोई ऐसी निराश होने वाली बात नहीं है। जो मैंने 1000 रुपीज़ आज भी डिपॉजिट करे हैं उसका इंटरेस्ट बराबर चलता रहेगा, तो इंटरेस्ट का हमारा कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन टेक्निकली अगर हम समझें कि यार हर साल हम एक कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में, तो हमें 16 कॉन्ट्रीब्यूशंस करने पड़ेंगे। एक तो अब करा और उसके बाद फिर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 15 ईयर्स में करना पड़ेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ पर ईयर की होती है। इनकेस अगर आपने 500 रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं करा पीपीएफ अकाउंट पे तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। अगर इनएक्टिव हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है। आप 500 रुपीज़ पर ईयर का जो आपका बकाया है, ये जो अरियर्स है उसको आप पे ऑफ करें, प्लस एक 50 रुपीज़ पर ईयर की जो आपकी पेनल्टी होती है वो जैसे ही आप पे ऑफ करेंगे तो आपका अकाउंट वापस एक्टिव हो जाएगा। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 1.5 लाख रुपीज़ पर ईयर ही कर सकते हैं। अगर उसके एक्सेस में आपको इन्वेस्ट करते हो या डालते हो पीपीएफ अकाउंट पे तो आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिल पाएगा। तो मान लो अगर आपने उसमें पैसा डाला भी तो विदाउट एनी इंटरेस्ट आपको पैसा वापस आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले तो आपको इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने नाम पे सिर्फ एक अकाउंट खोल सकते हो। ऐसा नहीं कि यार एक बैंक में एक जगह खोल लिया और अपने नाम पे दूसरा अकाउंट भी खोल लिया, वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर कोई माइनर है तो वन ऑफ द पेरेंट्स और लीगल गार्जियन उसके बिहाफ पे एक अकाउंट खोल सकता है। तो या तो अगर पेरेंट्स हैं मदर या फादर तो वो खोल सकता है, और अगर मदर फादर इनकेस नहीं है तो उनका जो भी लीगल गार्जियन है, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो या कोई भी हो, वो उनके बिहाफ पे खोल सकता है।
इस केस में छोटी सी चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 1.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है एटीसी के अंडर, वो कंबाइन हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने बेटे के लिए अकाउंट खोला जो कि एक माइनर है, तो मैंने एटीसी के अंडर 80,000 रुपीज़ की डिडक्शंस ले ली उसके नेम पे, तो मैं अपने नेम पर सिर्फ 70,000 ही ले पाऊंगा, विच इज़ 1,50,000 माइनस 80,000। तो वो जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है वो कंबाइन हो जाती है। ऐसा नहीं कि 1.5 लाख रुपए उधर भी ले लिया और 1.5 लाख रुपए इधर भी ले लिया। उसके बाद एनआरआईज या हमारे एचयूएफ्स, इनके नाम पर अकाउंट नहीं खुल सकता। हाँ, एचयूएफ ये कर सकता है कि जो उसके इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनके अकाउंट्स में कंट्रीब्यूशन कर सके, यानी पैसा डाल सके, इंस्टॉलमेंट दे सके, किस्त दे सके, लेकिन उसके नाम पे अकाउंट नहीं खुल सके। जैसे कि हमारे नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में जॉइंट अकाउंट्स खुल जाते हैं, ऐसे पीपीएफ अकाउंट में जॉइंट अकाउंट नहीं खुलते। अब आते हैं इंटरेस्ट पर। करंटली हम वीडियो शूट कर रहे हैं सितंबर 2022 में, और अभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हर क्वार्टरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज कर देती है, लेकिन पास्ट ट्रेंड्स में हमने देखा है कि ये इंटरेस्ट नीचे आया है। जब मैंने 5-7 साल पहले पीपीएफ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा था तब ये 8 की रेंज में होता था, 8+ रहता था। अभी धीरे धीरे 7.1% पे आ गया है। जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो ऑन द लोएस्ट बैलेंस फ्रॉम द 5th ऑफ द मंथ टू द एंड ऑफ द मंथ होती है। तो बेस्ट ये रहता है कि आप अपने अकाउंट में जो भी डिपॉजिट्स करने हैं वो 5th या 5th से पहले कर दें। उससे क्या रहता है कि जो आपका लोएस्ट बैलेंस होगा उसमें आपका डिपॉजिट अमाउंट भी इंक्लूड हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा उस मंथ के लिए। अच्छा, कैलकुलेशन तो हर मंथ होती है इंटरेस्ट की, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरेस्ट क्रेडिट आपके अकाउंट में साल के एंड में ही होगा। तो यानी फॉर एग्जांपल जो हर मंथ मेरे को पीपीएफ में इस बार मिलने वाला है पैसा, वो 31 ऑफ मार्च 2023 में ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। अकाउंट खोलने का ट्रेडिशनल तरीका तो वही है कि आप या तो किसी बैंक के पास जाएं या किसी पोस्ट ऑफिस के पास जाएं, वहाँ पे आपको वो फॉर्म 1 देंगे और वो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपको भर के देना पड़ेगा। उसके साथ एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एक आपको सिग्नेचर प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन आजकल क्या है कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है किसी भी बैंक में, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में, और उसके साथ साथ आपके पास इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही पीपीएफ का अकाउंट खुलवा लो। मैंने भी अपना खुद एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट है और मैंने उसके साथ पीपीएफ अकाउंट खुलवाया हुआ है। सिर्फ आपको ध्यान रखना ये है कि आपका आधार लिंक होना चाहिए आपके अकाउंट के साथ, प्लस आपका जो मोबाइल नंबर है वो ज़रूर लिंक हो अकाउंट के साथ, क्योंकि ओटीपी उसके ऊपर आए। मैच्योरिटी, जब आपका 15 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक सबसे ऑब्वियस ऑप्शन तो यह है कि अपना अकाउंट क्लोज कर दीजिए और अपना सारा पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करा लीजिए, या आपके पास बैंक के पास जाएंगे तो एक डिमांड ड्राफ्ट इशू कर देंगे आपको, जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा उसका। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अब जब एक्सटेंशन कराते हैं तो हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्सटेंशन 5 ईयर्स के ब्लॉक्स में ही होगा। तो फॉर एग्जांपल 5 साल का एक्सटेंशन हो सकता है, या उसके बाद 5 साल का हो सकता है, उसके बाद 5 साल का हो सकता है, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप एक्सटेंड करा सकते हैं। एक्सटेंशन कराने के भी 2 तरीके हैं, या तो विद फ्रेश डिपॉजिट्स करा सकते हो या विदाउट फ्रेश डिपॉजिट्स करा सकते हो। अगर आप विदाउट फ्रेश डिपॉजिट कराओ कि भैया नया पैसा मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, जो बैलेंस चल रहा है वही चलता रहेगा, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इन केस अगर आप विद फ्रेश डिपॉजिट्स कराते हो कि मैं नया पैसा भी डिपॉजिट करूंगा, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको एक फॉर्म 4 भर के देना पड़ेगा। अब क्या है, जिंदगी में परेशानियां लगी रहती हैं और बहुत बार ऐसा क्राइसिस आ जाता है कि यार पैसे की एकदम सख्त जरूरत पड़ जाएगी। तो उस केस में क्या है, जो आपका ये डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट भी आप पैसा ले सकते हो। अभी पैसा लेने के 3 तरीके हैं, या तो आप लोन ले सकते हो अपने ही डिपॉजिट के अगेंस्ट, या आप प्री मेच्योर कुछ पैसा उस अकाउंट में से विड्रॉ कर सकते हो, और या फिर प्री मेच्योर आप अकाउंट को बंद ही कर सकते हो, यानी अकाउंट का क्लोजर कर सकते हो। एक काम करते हैं, हम तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ बात कर लेते हैं। लोन अगेंस्ट पीपीएफ, जब आप अपने डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन लेने जाएंगे तो ये लोन आप 3rd से 6th फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही ले सकते हैं। ये आपको मैक्सिमम 25% ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स मिलेगा। इसका मतलब साधारण भाषा में क्या हुआ, आज 23 ऑफ सितंबर 2022 है, अगर मैं आज लोन उठाता हूँ अपने पीपीएफ बैलेंस के अगेंस्ट, तो मेरे को 2 साल पहले जब क्लोजिंग बैलेंस था, यानी 31 मार्च 2020 पे जो बैलेंस था उसका सिर्फ 25% बैलेंस ही मेरे को लोन मिल सकता है। जब मैं ये लोन लूँगा तो इस पर कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट रहेगा वो +1% रहेगा ऑफ द प्रिवेलिंग डिपॉजिट रेट। जो हमारा डिपॉजिट रेट करंटली 7.1% है, वो अब 8.1% हमारा लोन का रेट हो जाएगा। लेकिन एक बार रेट फिक्स हो गया 8.1% तो वही चलता रहेगा। ये जो लोन रहता है ये गवर्नमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म्स के लिए देती है। भाई गवर्नमेंट समझती है कि आप अपने डिपॉजिट को छेड़ रहे हो
तो कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तभी आप उसको छेड़ रहे हो, तो आपको इसको विद इन 36 मंथ्स यानी 3 इयर्स के पीरियड में रिटर्न करना ही करना पड़ता है। इन केस अगर आप फेल हो जाते हो, 3 साल में पैसा वापस नहीं दे पाते इस लोन का, तो आपको जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो +1% यानी 8.1% नहीं होगा, फिर आपको एक हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा और फ्रॉम द डेट ऑफ द लोन होगा। ऐसा नहीं कि जब से आपने डिफॉल्ट करा, जिस दिन से आपका लोन डिसबर्स हुआ था तब से लेके आपको हायर इंटरेस्ट रेट पे चार्ज होगा। विड्रॉल्स, जब आप पैसा विड्रॉ करने जाते हो तो ये विड्रॉल आप 5 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद ही कर सकते हो, साल में एक बार विड्रॉ कर सकते हो और मैक्सिमम 50% ऑफ द प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस ही कर सकते हो। अगर ये विड्रॉल आप एक्सटेंशन पीरियड में कर रहे हो तो 2 केसेस अराइज होंगे, या तो आपने एक्सटेंशन कराया होगा विद न्यू फ्रेश डिपॉजिट्स या विदाउट फ्रेश डिपॉजिट्स कराया होगा। अगर विदाउट फ्रेश डिपॉजिट कराया है तो बहुत क्लियर कट केस है, आपको 1 साल में एक विड्रॉल करने का मौका मिलेगा और जो आप विड्रॉल कर सकते हैं वो एनी अमाउंट कर सकते हैं अप टू दी बैलेंस इन दी अकाउंट। अपने बैलेंस से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपने विद न्यू फ्रेश डिपॉजिट्स के साथ एक्सटेंशन कराया है तो ओनली 60% ऑफ द अमाउंट विच वॉज एट द स्टार्टिंग ऑफ द एक्सटेंशन पीरियड, सिर्फ इतना ही आप विड्रॉ कर सकते हो। प्री मैच्योर क्लोजर, जब आप अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज करेंगे तभी भी आपको 5 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो रीज़न रहेगा क्लोजर का वो 1 ऑफ द 3 रह सकता है, या तो हायर एजुकेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर, या सेकंड रह सकता है कि चेंज इन रेजिडेंशियल स्टेटस, कि आप पहले इंडियन सिटीजन थे अब आप NRI बन गए हो, या थर्ड रीज़न रह सकता है सीरियस इलनेस ऑफ एनी फैमिली मेम्बर। लेकिन इसमें छोटा सा पॉइंट ये रहता है कि जब आपका अकाउंट क्लोज रहेगा तो आपको इंटरेस्ट 1% कम मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट और एक्सटेंशन पीरियड। PPF से रिलेटेड कुछ और रेलेवेंट पॉइंट्स, अगर आप चाहो तो अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में भी कर सकते हो, बैंक से पोस्ट ऑफिस या वाइस वर्सा भी कर सकते हो। एक प्लस पॉइंट जो PPF का रहता है वो ये रहता है कि जो आपका डिपॉजिट है वो बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। सेफ इन द सेंस, कोर्ट भी, अगर आप फॉर एग्जांपल दिवालिया ही हो गए और आपके पास कोई पैसा देने के लिए नहीं है, तभी भी कोर्ट भी डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आप अपने PPF के अकाउंट से अपने डेटर्स यानी अपने कर्जदारों को पैसा दो। लेकिन जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके पास पार रहता है कि वो आपके PPF अकाउंट में भी हाथ डाल ले और वहाँ से अपने IT ड्यूज निकाल ले। एक नया रूल जो इस साल ही आया है 2022 में ही, अगर आपने 20 लाख से ज़्यादा का पार्शियल विड्रॉल करा है और लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में ITR नहीं भरी है तो आपका TDS कटेगा, और ये TDS टिपिकली 2 to 5% की रेंज में होता है। कुछ रीसेंट ईयर्स में PPF के जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स, वो घटे हैं। आज की डेट में 7.1% है, लेकिन फिर भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है, भाई FDs और सेविंग्स अकाउंट के बराबर सेफ़ है और उससे ज़्यादा रिटर्न देता है, और अपना जो इन्फ्लेशन 5-6% के बीच में रहता है नॉर्मली उसको भी बीट करता है। उसके साथ जो इसके टैक्स बेनिफिट्स हैं वो बहुत बढ़िया है। ATC में हमारे को डिपॉजिट यानी इन्वेस्टमेंट पे भी डिडक्शन मिलता है। उसके बाद जो हमारे पास प्रोसीड्स आता है, इंटरेस्ट आता है, वो भी टैक्स फ्री रहता है, और जो मेच्योरिटी प्रोसीड्स आते हैं वो भी टैक्स फ्री रहते हैं। तो ओवरऑल ये एक अच्छी पैसिव इन्वेस्टमेंट है और बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कुछ अपने लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि यार थोड़ा सा एग्रेसिव खेलें। एग्रेसिव मतलब हायर रिटर्न्स टारगेट करें, लेकिन फिर भी इक्विटी में ना जाए, बिल्कुल स्टॉक्स में ट्रेड करना नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा सा हायर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं PPF से, तो इसका बेटर ऑप्शन है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर आप चाहते हो कि मैं ELSS पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, एक डिटेल्ड वीडियो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो अभी कॉमेंट्स बॉक्स में ELSS लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।